जैन जय भारत। आज हम मनी का आंसर प्राचीन भारत हिस्ट्री ऑप्शनल भाग फर्स्ट चैप्टर 4 उसका पार्ट 2 कर रहे हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय ढांचे के विकास में वाणिज्य व्यापार की भूमिका को दर्शाइए, अथवा आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं कि मेसोपोटामिया व्यापार ने हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण के उद्भव एवं पतन में निर्णायक भूमिका निभाई। तो इसका आंसर है नगरीकरण के विकास में वाणिज्य व्यापार की अहम भूमिका होती है। इस आधार पर श्रीन रत्नाकर जैसे विद्वान ने नगरीकरण के उद्भव एवं पतन दोनों में मेसोपोटामिया व्यापार की भूमिका पर अत्यधिक बल दिया है, किंतु हाल के शोधों में इस संदर्भ में एक दूसरा भी निष्कर्ष निकलता है। मेसोपोटामिया में अक्कार के एक शासक खरगोन यह दावा करता है कि दिलमन माकन और मलूहा के व्यापारी जहां लंगर ढालते थे। फिर मेसोपोटामिया साहित्य में उन वस्तुओं की पूरी सूची दी गई है जो मलूहा से आयात किए जाते थे, यथा लाजवर्द मणि, इमारती लकड़ी, हाथी दांत की बनी वस्तुएं आदि। विशेषकर लाजवर्द मणि के निर्यात पर, जिसकी मेसोपोटामिया के कुलीन वर्ग में अत्यधिक मांग थी, विशेष बल दिया जाता था। फिर हड़प्पाई लोग मेसोपोटामिया से कुछ वस्तुओं का आयात भी करते थे। चूंकि वे वस्तुएं शीघ्र नष्ट होने वाली थी, अतः उनका पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता। यह व्यापार दोनों के बीच या तो सीधे तौर पर होता था या फिर फारस की खाड़ी से संबंध व्यापारी इस व्यापार में बिचौलियों की भूमिका निभाते थे। अतः इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि हड़प्पा सभ्यता तथा मेसोपोटामिया एक व्यापारिक नेटवर्क से जुड़े हुए थे। अतः इन दोनों के बीच नियमित रूप से वस्तुओं का आदान प्रदान भी हुआ करता था। फिर भी ऐसा मानना अतिशयोक्तिपूर्ण होगा कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण तथा उसके पतन में मेसोपोटामिया व्यापार की ही निर्णायक भूमिका रही। इसके निम्नलिखित कारण हैं। प्रथम, हमारे पास कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है कि दोनों के बीच आदान प्रदान की जाने वाली व्यापारिक वस्तुओं की वास्तविक मात्रा क्या थी। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप में भी एक व्यापक व्यापारिक नेटवर्क कायम हो चुका था, अतः हड़प्पाई व्यापार में इसकी अहम भूमिका थी। तीसरा, सबसे बढ़कर हाल के शोधों में इतना तक स्थापित किया जाने लगा है कि वस्तुतः हड़प्पाई लोग कच्चे माल के लिए भारत से बाहर देखने के बजाय भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर उपलब्ध संसाधनों पर ही ज़्यादा बल देते थे। इसका कारण था कि मेसोपोटामिया की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप में संसाधनों की बहुलता। यही वजह है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में पतन में मेसोपोटामिया कारक पर अधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत वाणिज्य व्यापार की संरचना पर दृष्टिपात कीजिए। वाणिज्य व्यापार ने बस्तियों के स्वरूप को किस प्रकार प्रभावित किया। तो इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विकसित वाणिज्य व्यापार नगरीकरण का कारण और परिणाम दोनों है। वस्तुतः नगरीय संरचना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनाज और कच्चे मालों की जरूरत थी, अतः ग्रामीण क्षेत्र से अनाज प्राप्त किए जाते थे तथा ग्रामीण क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्र तथा पश्चिम एशिया एवं मध्य एशिया के क्षेत्र से कच्चे मालों का आयात किया जाता था। वाणिज्य व्यापार की पुष्टि निम्नलिखित कारकों के आधार पर की जाती है। प्रथम, विभिन्न हड़प्पा स्थलों से मानक माप और बाट तथा लिपि का प्रमाण प्राप्त होना। द्वितीय, हड़प्पाई मोहरों पर फारस की खाड़ी तथा पश्चिम एशिया से प्राप्त होना। फारस की खाड़ी तथा पश्चिम एशिया से प्राप्त होना। अफगानिस्तान में शोतुगई से एक दूरवर्ती हड़प्पाई बस्ती प्राप्त होना। और अंत में मेसोपोटामिया में अक्कार के शासक खरगोन के द्वारा यह स्वीकार किया जाना कि दिलमन ब्रैट में बहरीन, माकन ब्रैट में बलूचिस्तान तथा मलूहा ब्रैट में हड़प्पा सभ्यता के व्यापारी हमारे यहाँ लंगर डालते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत वाणिज्य व्यापार को प्रेरित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक थे। नगरीय जनसंख्या के लिए अनाजों की आवश्यकता, हड़प्पाई शिल्पियों के लिए कच्चे मालों की जरूरत तथा धनी वर्ग के लोगों के लिए विलासिता संबंधी सामग्रियों की आवश्यकता को पूरा करना। इसलिए इस सभ्यता के अंतर्गत व्यापार के 3 प्रमुख रूप देखने को मिलते हैं। प्रथम, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के बीच व्यापार। दूसरा, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के साथ व्यापार तथा तीसरा,
भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के क्षेत्र के साथ व्यापार। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के बीच होने वाले व्यापार में गांव से नगर में अनाजों का आयात होता था। बदले में नगर से उपकरण एवं कई प्रकार की सामग्रियां गांव में भेजी जाती थी। उसी प्रकार विभिन्न हड़प्पाई नगरों के बीच आपस में भी व्यापारिक संबंध थे तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सामग्रियां भेजी जाती थी। जैसा कि हम जानते हैं कि बालाकोट, नागेश्वर, लोथल आदि क्षेत्रों में सीप का काम होता था। लोथल में हाथी दांत का भी काम होता था। फिर लोथल और चहुंदड़ों से मणका बनाने के भी कारखाने मिले हैं। इसलिए विभिन्न बस्तियों के बीच भी आपस में आदान प्रदान होता था। साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य क्षेत्रों के साथ भी व्यापारिक संबंध कायम थे। उदाहरण के लिए राजस्थान में गणेश्वर से तांबा मंगाया जाता था। उसी प्रकार कर्नाटक से सोने का आयात किया जाता था। हड़प्पई लोग भारत से बाहर के क्षेत्रों से भी महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात करते थे। उदाहरण के लिए मध्य एशिया में अफगानिस्तान से लाजवर्द मणि का आयात किया जाता था। ईरान से फिरोजा मंगाया जाता था। बदले में हड़प्पाई लोग कई प्रकार की सामग्रियों की निर्यात करते थे। हड़प्पा सभ्यता की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण था तैयार माल की बहुलता। हड़प्पाई लोगों ने एक ऐसी व्यापारिक संरचना कायम की थी जिसमें हड़प्पाई लोग मुख्यतः तैयार माल के निर्यातक बने रहे। तैयार माल के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सामग्रियां इस प्रकार थी: समत, अनाज, कपास, आबनूस की लकड़ी, सीप एवं हाथी दांत के उत्पाद आदि। मेसोपोटामिया के साहित्य में उन वस्तुओं की एक लंबी सूची दी गई है जो मेलुहा से आयात किया जाता था। इसमें निम्नलिखित वस्तुएं शामिल थी: लाजवर्द मणि, कर्निलियन, फिर काली लकड़ी, हाथी दांत की वस्तुएं आदि। आरंभ में हड़प्पा सभ्यता की सफलता का मुख्य श्रेय विदेश व्यापार को दिया जाता था, लेकिन हाल के शोधों में विदेश व्यापार की जगह महाद्वीप में होने वाले व्यापार को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। व्यापार स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से होता था। वस्तुओं को ढोने के लिए गाड़ी के अतिरिक्त टट्टू जानवर का उपयोग किया जाता था। स्थल मार्ग की तुलना में जल मार्ग ज़्यादा महत्वपूर्ण था। सिंधु नदी के माध्यम से भी व्यापारिक वस्तुएं विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाई जाती थी। जलमार्ग के रूप में गग्गर हकरा नदी का भी उपयोग होता था। सबसे बढ़कर समुद्रिक मार्ग का भी उपयोग होता था। गुजरात में बलूचिस्तान के बंदरगाह समुद्रिक व्यापार की ओर संकेत करते थे। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि व्यापार संतुलन हड़प्पाई लोगों के पक्ष में था, क्योंकि हड़प्पाई लोग बड़ी मात्रा में तैयार माल का भी निर्यात करते थे। फिर हड़प्पाई वाणिज्य व्यापार ने बस्तियों के स्वरूप को भी प्रभावित किया। जैसा कि हम जानते हैं कि नगरीय संरचना के विकास में विकसित कृषि एवं वाणिज्य व्यापार दोनों की भूमिका होती है। किंतु अगर हम हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में देखते हैं तो ज्ञात होता है कि जहाँ नगरीय संरचना के विकास में कृषि की तुलना में वाणिज्य व्यापार ने अधिक निर्णायक भूमिका निभाई। यही वजह है कि कुछ ऐसे क्षेत्र में भी जो कृषि की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ था, नगरीय संरचना का विकास हुआ। उदाहरण के तौर पर हम बलूचिस्तान के क्षेत्र को ले सकते हैं। यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ था, किंतु फिर भी जहाँ सुत्तका गेडोर और सुत्तका कोह जैसी समृद्ध नगरीय बस्तियाँ कायम हुई। कुछ हद तक यह बात हड़प्पा नामक स्थल पर भी लागू होती है। हड़प्पा जैसी समृद्ध बस्ती के विकास का प्रमुख कारण था इनका उत्तर पश्चिम के व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत उन्नत वाणिज्य व्यापार के प्रेरक कारकों की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर है उन्नत वाणिज्य व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण के कारक और परिणाम दोनों थे। इस सभ्यता के अंतर्गत इतने संगठित रूप में वाणिज्यिक गतिविधियां देखी गई जो आगामी लगभग 1500 वर्षों तक देखा गया। हड़प्पाई व्यापार को प्रेरित करने में एक से अधिक कारक उत्तरदायी रहे थे। फर्स्ट है हड़प्पाई नगरीय जनसंख्या के लिए अनाजों की आवश्यकता। सेकंड है हड़प्पाई शिल्पियों को कच्चे माल की जरूरत। थर्ड है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत शिल्पियों का विकसित अवस्था में होना तथा उनके द्वारा अपनी जरूरत के साथ अन्य क्षेत्रों की जरूरत भी पूरी करना। 4 है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एक समृद्ध वर्ग की उपस्थिति के कारण विलासिता संबंधी सामग्रियों की मांग बढ़ाए जाना। 5 है संबद्ध एक सक्षम शासक वर्ग की उपस्थिति के कारण
दूरस्थ व्यापार को संगठित करना अपेक्षाकृत सुगम हो गया। 6 है, हड़प्पा लोगों ने नौ परिवहन की कला विकसित कर ली थी तथा ग्रहों एवं नक्षत्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, इसलिए समुद्री की गतिविधियां भी उसके लिए आसान हो गई। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्या आप यह मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उपजीविका के अनेक आधार थे? तो इसका आंसर है, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि नगरीय सभ्यता अपने स्वरूप में ग्रामीण सभ्यता से जटिल होती है। इसकी जटिलता का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है इसका विविधता मूलक आर्थिक आधार। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था भी अनेक उपजीविका पर आधारित थी, यथा पशुपालन, कृषि, शिल्प एवं निर्माण तथा क्षेत्रीय, अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्देशीय व्यापार। इसमें फर्स्ट है पशुपालन। खुदाई में विभिन्न प्रकार के पशुओं की हड्डियां तथा मोहरों पर इनके चित्र से इसके पशुपालन का पता चलता है। सेकंड है कृषि। नगरीय जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए कृषि का उन्नत होना आवश्यक था। कालीबंगा से प्राप्त जुते हुए खेत तथा विविध कृषि उपकरणों की उपलब्धता से कृषि कार्य की पुष्टि होती है। थर्ड है शिल्प एवं निर्माण। तो मृदभांड निर्माण, प्रशस्त्र तांबे एवं कांसों के उपकरणों का निर्माण, वस्त्र निर्माण, नगरों में विभिन्न भवनों का निर्माण, ईंट निर्माण आदि से शिल्प एवं निर्माण गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। 4 है वाणिज्य व्यापार। हड़प्पा केंद्रों से कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जिनका उत्पादन क्षेत्रीय स्तर पर नहीं होता था, यह उन्नत व्यापार की ओर संकेत करता है। उदाहरण के लिए एक नगर से दूसरे नगर के बीच संपर्क। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का संपर्क तथा फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया से संपर्क। आगे है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत स्थापत्य कला। हड़प्पा सभ्यता कई दृष्टियों से विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण रही है। स्थापत्य कला भी उसका अपवाद नहीं है। इस सभ्यता के अंतर्गत हमें 2 प्रकार के स्थापत्य मिलते हैं। प्रथम राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन, दूसरे सामान्य रिहायशी मकान। इन भवनों के निर्माण में कई प्रकार के कच्चे मालों का उपयोग हुआ है। उदाहरण के लिए पकाई गई ईंटें, कच्ची ईंटें एवं पत्थर। धोलावीरा तथा सुरकोटदा में होने वाली अधिकांश निर्माण कार्य में पत्थरों का प्रयोग देखा जा सकता है। फिर अगर विशेषता की दृष्टि से हड़प्पा स्थापत्य पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि निर्माण कार्य में हड़प्पा लोगों ने सौंदर्य की जगह उपयोगिता पर विशेष बल दिया था। भवनों के निर्माण में जुड़ने वाली सामग्री के रूप में गीली मिट्टी के साथ साथ जिप्सम एवं डोमर का प्रयोग हुआ था। मोहनजोदड़ो कांस्य युग में विश्व का सबसे बड़ा नगर था। यह 2 भागों में विभाजित था, दुर्ग तथा निचला शहर। दुर्ग जहाँ किला ऊंचे चबूतरे पर निर्मित था। इस चबूतरे का निर्माण कच्ची ईंटों के प्रयोग से हुआ था। दुर्ग के अंदर कई बड़े भवन थे जो प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक महत्व के प्रतीत होते थे। इन भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था। मोहनजोदड़ो का एक महत्वपूर्ण स्थापत्य है स्नानागार। इसकी लंबाई 11.88 मीटर तथा चौड़ाई 7.01 मीटर तथा गहराई 2.042 मीटर थी। इस महास्नानागार तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी। इस स्नानागार के कुंड के तल को डोमर का लेप चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। पानी निकालने के लिए नालियां बनाई गई थी। कुंड के चारों ओर कमरे निर्मित थे। फिर इस विशाल स्नानागार के एक तरफ एक लंबी इमारत थी और यह 230 फीट लंबी एवं 78 फीट चौड़ी थी। यह किसी उच्चाधिकारी का निवास प्रतीत होती है। मोहनजोदड़ो स्थित सबसे बड़ा स्थापत्य स्नानागार था। यह पक्की ईंटों से निर्मित था तथा 27 खंडों में विभाजित था। इसकी लंबाई 45 से 71 मीटर तथा चौड़ाई 15 से 22 मीटर थी और इस प्रकार का अन्नागार हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ है, किंतु हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार 6 की संख्या में 2 कतारों में निर्मित है। प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर तथा चौड़ाई 6.09 मीटर है। फिर भी आकार की दृष्टि से लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा कहीं बड़ा है। कालीबंगा में ईंटों के बने चबूतरों पर 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हड़प्पा स्थापत्य की एक बड़ी विशेषता है बड़ी संख्या में पकाए गए ईंटों का प्रयोग। यद्यपि यह प्रयोग मोहनजोदड़ो की तुलना में अन्य स्थलों पर कम मिला है,
फिर भी समकालीन सभ्यताओं से तुलना करने पर जैव विशिष्ट प्रतीत होता है। पकाई गई ईंटों का प्रयोग न केवल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व में संबंधित स्थापत्य में वर्ण सामान्य घरों के निर्माण में भी हुआ है। जैसा कि हम देखते हैं कि सामान्य निवास एक मंजिली से बहुमंजिली तक होता था। बड़े मकानों में एक चौरस प्रांगण होता था तथा लगभग 12 कमरे होते थे। इनके अतिरिक्त कुएं, शौचालय, स्नानागार सबों के लिए जगह बनाई जाती थी। कमरों का निर्माण प्रांगण के चारों ओर किया जाता था। इन मकानों में दरवाजे तथा खिड़की का निर्माण विशिष्ट है, क्योंकि प्राय इनका निर्माण मकान के पिछले भाग में किया जाता था। ऐसा संभवतः सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया होगा। फिर एक विशिष्ट चीज जो हड़प्पा सभ्यता को पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संस्कृतियों से अलग करती थी, वह है ईंटों के निर्माण में मानकता। यह तथ्य दर्शाता है कि ईंटों का निर्माण अलग अलग व्यक्ति के द्वारा न करके सामूहिक रूप से किसी संस्था के अंतर्गत किया जाता था। किंतु हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात यह प्रवृत्ति लुप्त हो गई। इस प्रकार हड़प्पाई लोगों ने स्थापत्य निर्माण की एक सम्मिलित परंपरा कायम की तथा हड़प्पाई स्थापत्य से परवर्ती काल में भी भारतीय स्थापत्य एवं संरचना को प्रभावित किया। आगे हड़प्पाई कला। किसी भी समाज में कला यह दर्शाती है कि उसे समाज अथवा संस्कृति से जुड़े लोगों में अपने परिवेश से किस प्रकार साहचर्य स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त कला यह भी दर्शाती है कि मानव ने प्रकृति, ईश्वर तथा जगत के प्रति किस प्रकार की अवधारणा विकसित की है। जैसे कि हम देखते हैं कि हड़प्पाई लोगों की लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है, अतः हम उनकी जीवन दृष्टि से स्पष्ट रूप से परिचित नहीं हो सके हैं। फिर भी हम उनकी कलाकृतियों के माध्यम से उनकी विश्व दृष्टि समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन संस्कृतियों में कला एवं शिल्प दोनों एक दूसरे से संबद्ध थे। हड़प्पाई कला भी इसका अपवाद नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के कला रूप मिलते हैं। उदाहरण के लिए कांस्य कला, मरण मूर्तियाँ, मणका निर्माण तथा मोहर निर्माण। कांस्य कला में मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार की एक मूर्ति चाहुंदड़ो से भी प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थलों से हमें कांस्य की कुछ पशु मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। उदाहरण के लिए भैंसे तथा भेड़ की छोटी छोटी कांस्य मूर्तियां मिली हैं। उसी प्रकार कांस्य की इक्का गाड़ी चाहुंदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त हुई है। कांस्य मूर्तियों के अतिरिक्त हमें कुछ प्रशस्त्र की मूर्तियां भी मिली हैं। इनमें सबसे बेहतरीन मूर्ति है मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले किसी साधु की मूर्ति। इस मूर्ति में उस साधु को विचारमग्न मुद्रा में दर्शाया गया है। उसी प्रकार हड़प्पा से पुरुषों की 2 अर्ध मूर्तियाँ मिली हैं। इनका शरीर मांसल है तथा इन मूर्तियों से मानव शरीर संरचना का ज्ञान मिलता है। हड़प्पाई कला का एक रूप मरण मूर्तियों के निर्माण में देखा जा सकता है। यह मरण मूर्तियां विभिन्न हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुई हैं और इन मरण मूर्तियों में पशु, पंछी तथा मानव सबों का प्रतिनिधित्व हुआ है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक दिखती है। इन मरण मूर्तियों का उपयोग या तो खिलौने के रूप में या पूज्य प्रतिमा के रूप में होता था। इस काल में आभूषण के रूप में बेहतरीन किस्म के मणके बनाए जाते थे। इन मणकों का निर्माण गोमेद, फिरोजा, लाल पत्थर तथा सैलखड़ी जैसे बहुमूल्य एवं अर्धकीमती पत्थरों से किया जाता था। लोथरे में चाहुंदड़ो से मणका बनाने के कारखाने मिले हैं। मणका निर्माण के लिए पत्थरों को आड़ी से काटकर आयताकार छड़ का रूप दिया जाता था। फिर इसे बेलनाकार टुकड़े करके पॉलिश से चमकाया जाता था। अंत में इसमें बरमे से छेद किया जाता था। उसी प्रकार हड़प्पाई मोहर भी प्राचीन शिल्पकारिता का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अधिकतर मोहरें सैलखड़ी में निर्मित हैं तथा वर्गाकार एवं आयताकार होते थे। इन मोहरों पर पशु की आकृतियां भी बनाई जाती थी, यद्यपि कुछ मोहरों पर केवल लिपि ही उत्कीर्ण है। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमें विविध कला रूप देखने को मिलते हैं।
यद्यपि अगर हम इनकी तुलना मिस्र मेसोपोटामिया की कला से करते हैं तो हमें निराशा ही मिलती है, क्योंकि समकालीन सभ्यताओं की तुलना में हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त कला मूर्तियाँ या फिर कलाकृतियों की संख्या सीमित है। दूसरे, हमें हड़प्पाई कला में वह विविधता देखने को नहीं मिलती जो समकालीन मिस्र मेसोपोटामिया में मिलती है। फिर भी हड़प्पई कला का अपना विशिष्ट महत्व है तथा इसने भारतीय कला की आधारभूत संरचना निर्मित कर दी। आगे है हड़प्पई धर्म। धर्म के दो पहलू होते हैं, तत्वज्ञान तथा अनुष्ठान। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हमें हड़प्पई धर्म के अनुष्ठानिक रूप की जानकारी तो प्राप्त होती है, किंतु तत्व चिंतन की सूचना नहीं मिलती। यह सिंधु लिपि के अध्ययन के पश्चात ही संभव है। उपलक्ष्य साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पई धर्म का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित विशेषताएं नजर आती हैं। फर्स्ट है, इसकी प्रथम विशेषता है वो है इसका बहुदेववादी स्वरूप। दूसरे शब्दों में एक ही साथ कई देवियों और देवताओं की उपासना प्रचलित थी। हड़प्पा धर्म का बल जल पूजा, अग्नि पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, प्रजनन शक्ति की पूजा, मातृ देवी की पूजा, सर्प पूजा, पशुपति शिव की पूजा आदि पर था। सेकंड है, इसकी दूसरी विशेषता थी धर्म में स्त्री तत्वों की प्रधानता, अर्थात पुरुष देवताओं की तुलना में देवियों का महत्व संभवतः अधिक था। अगर हम गुप्त काल से तुलना करते हैं तो ज्ञात होता है कि गुप्त काल में देवियों की उपासना देवताओं के सहयोगी के रूप में की जाती थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत देवियों की उपासना कुमारी कन्या के रूप में हुई है। थर्ड पॉइंट है, हड़प्पाई धर्म की एक विशेषता है धर्म द्वारा उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाना। जैसा कि माना जाता है कि हड़प्पाई धर्म में कई अनुष्ठान ऐसे थे जो अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन को प्रोत्साहन दे रहे थे। उदाहरण के लिए प्रजनन शक्ति की पूजा, यज्ञ की पद्धति, फिर सर्प की पूजा। सबों का संबंध कहीं न कहीं उत्पादन से रहा था। अंत में हम ऐसा कह सकते हैं कि हड़प्पाई धर्म ने आगे के विकास को भी प्रोत्साहन दिया तथा यह भारतीय जीवन के साथ घुल मिलकर परवर्ती काल के हिंदू धर्म का आधार निर्मित कर दिया। 4 पॉइंट है, हड़प्पाई धर्म में भक्तिवाद तथा मृत्यु के बाद के जीवन की अवधारणा की भी झलक मिलती है। 5 पॉइंट है, बच्चों के गले में पड़ी हुई ताबीज तंत्रवाद की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मृतक संस्कार की पद्धति। इसका आंसर है, मृतक संस्कार पद्धति किसी भी समुदाय की सोच एवं जीवन दृष्टि को दर्शाती है। हड़प्पाई लोगों ने मृतक संस्कार की 2 भिन्न पद्धतियां विकसित की थी, शवदान पद्धति और दाह संस्कार। हड़प्पाई लोगों की शवदान पद्धति अधिक विकसित थी। जैसा कि हमें ज्ञात है कि नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल से संबंधित लोगों ने घर के आंगन में अथवा घर के अंदर शव दफनाने की पद्धति जारी रखी थी, किंतु हड़प्पाई लोगों ने अपने कब्र निवास स्थल से अलग बनाए। विभिन्न हड़प्पाई स्थल यथा हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, राख की गढ़ी आदि से कब्रगाह के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत शवदान की 2 भिन्न पद्धतियां प्रचलित थी। फर्स्ट है पूर्ण समाधिकरण, सेकंड है आंशिक समाधिकरण। इसमें पूर्ण समाधिकरण का प्रचलन अधिक था। मृतक को उत्तर और दक्षिण दिशा में लेटाया जाता था तथा उनके साथ आवश्यकता की सामग्रियां भी दफनाई जाती थी। इसका अर्थ है कि हड़प्पाई लोगों ने मृत्यु के बाद के जीवन की अवधारणा विकसित कर ली थी। आंशिक शवदान में मृतक को कुछ काल के लिए खुले आकाश के नीचे छोड़ दिया जाता था ताकि पशु पंछी उनका भक्षण करें और फिर बचे हुए अंश को दफना दिया जाता था। अगर हम हड़प्पाई लोगों की शवदान पद्धति पर दृष्टिपात करते हैं तो ज्ञात होता है कि उनकी दृष्टि व्यवहारिक थी। उन्होंने मिस्र की तरह अनोखे कब्रगृह का निर्माण कर अपने संसाधनों का अपव्यय नहीं किया। उसी प्रकार हड़प्पाई शवदान पद्धति सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता की ओर संकेत है, जो किसी भी नगरीय सभ्यता का आवश्यक लक्षण होता है। अगर गौर से देखा जाए तो अकेले कालीबंगा में ही 3 भिन्न प्रकार के कब्र मिलते हैं। अब जहाँ तक दाह संस्कार का सवाल है तो आरंभ में ऐसा माना जाता था कि दाह संस्कार का प्रचलन कम था, किंतु हाल के शोधों में इस बात पर बल दिया जाने लगा है कि संभवतः दाह संस्कार का भी व्यापक प्रचलन था तथा इसका प्रमाण है कि किसी नगर की संभावित जनसंख्या की तुलना में कब्रों की संख्या का कम होना। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विज्ञान और तकनीकी का विकास। हड़प्पा सभ्यता
भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करती है। इस सभ्यता की विविध क्षेत्रों में व्यापक उपलब्धि रही है। विशेषकर विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हड़प्पा लोगों की उपलब्धियां सराहनीय रही। चूंकि अब तक हड़प्पा लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है, इसलिए हम हड़प्पा लोगों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी तरह परिचित नहीं हो सके हैं। फिर भी अगर हम उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों का अन्वेषण करते हैं तो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में उनकी अनेक उपलब्धियां उजागर हो पाती हैं। हड़प्पा लोगों की गिनती एवं मापन पद्धति विकसित प्रतीत होती है। अब तक यह माना जाता रहा था कि भारतीयों के अंकमाला के ज्ञान की जानकारी अशोक के अभिलेख प्रदान करते हैं, किंतु हड़प्पा सभ्यता की खोज ने यह साबित कर दिया कि हड़प्पाई लोग अंकमाला से परिचित थे। वे अपनी गणना में 16 एवं उसके गुणकों का प्रयोग करते थे। उसी प्रकार वे गणना में ऊपरी स्तर पर दशमलव प्रणाली तथा निचले स्तर पर द्विभाजन प्रणाली का प्रयोग करते थे। मापन प्रणाली में हड़प्पाई लोग फीट एवं क्यूब का प्रयोग करना जानते थे। उन्होंने मानक माप एवं तौल की प्रणाली का विकास कर लिया था। क्षैतिज माप के लिए स्केल का प्रयोग होता था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा लोथल से क्रमशः सीप, तांबे एवं हाथी दांत के बने स्केल मिले हैं। उसी प्रकार वे पत्थर से निर्मित तौल की प्रणाली का भी उपयोग करते थे। जय क्यूब के आकार में निर्मित होता था। हड़प्पा लोगों की ज्यामिति विकसित अवस्था में थी। उनकी उन्नत नगर निर्माण योजना विकसित ज्यामिति की ओर संकेत करती है। फिर ईंटों का निर्माण भी एक खास अनुपात में यानी 4:2:1 होता था। खगोलीय क्षेत्र में भी हड़प्पा लोगों ने कुछ उपलब्धियां हासिल की थी। उन्हें ग्रहों एवं नक्षत्रों का ज्ञान था। एक हड़प्पा मोहर पर एक मछली के पीछे 7 लकीरें अंकित हैं और यह मोहर दर्शाती है कि हड़प्पा लोग तारों और नक्षत्रों से परिचित थे। इनके अतिरिक्त इन्हें तांबे एवं कांसे की ढलाई की पद्धति का ज्ञान था। वे तांबे के साथ टिन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। वे टिन के अतिरिक्त तांबे के साथ निकेड, लेड और आर्सेनिक को मिलाकर अधिक मजबूत उपकरण बनाना जानते थे। फिर तांबे तथा कांसे से मूर्तियों का निर्माण भी किया जाता था। मूर्तियों के निर्माण में वे द्रवी मोम विधि का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो तथा चाहुंदड़ो से नर्तकी की मूर्तियां मिली हैं। हड़प्पा तकनीकी अन्य क्षेत्रों में भी अभिव्यक्त हुई है। उनके द्वारा पत्थर के बेहतर किस्म के उपकरण निर्मित किए गए। सिंध में सुक्कूर और रोहड़ी नामक स्थान से प्रशस्त्र के उपकरण बनाने वाले कारखाने मिले हैं। इनके द्वारा मानक उपकरणों का निर्माण किया जाता था। दूसरे शब्दों में एक ही प्रकार के उपकरण बनाए गए तथा विभिन्न क्षेत्रों में उनकी आपूर्ति की गई। प्रस्तुत मध्यक्षण काल एवं नवपाषाण काल की तुलना में प्रशस्त्र के बेहतर उपकरणों के निर्माण का कारण था तांबे एवं कांसे की उपलब्धता। अर्थात तांबे एवं कांसे के उपकरणों से पत्थर के उपकरणों को काटना और तराशना अपेक्षाकृत आसान हो गया। यही वजह है कि इस काल में उन्नत किस्म के मोहरों एवं मानकों का निर्माण किया गया। हड़प्पा लोगों की उपलब्धि चिकित्सा के क्षेत्र में भी देखी जा सकती है। कालीबंगा एवं लोथल से 2 ऐसे शिशु नर कंकाल मिले हैं जिनके कपाल खंड पर शल्य चिकित्सा का साक्ष्य मिलता है। फिर हड़प्पा से प्रशस्त्र की 2 ऐसी मानव मूर्तियां मिली हैं जिनके शरीर सर्जना का ज्ञान मिलता है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा लोगों की वैज्ञानिक दृष्टिकोण नगर निर्माण योजना में अभिव्यक्त हुई है। नगर निर्माण में उन्होंने स्वच्छता एवं जल प्रबंधन पर विशेष बल दिया। उनके द्वारा निर्मित कुएं का एक उद्देश्य नदी के दूषित जल को साफ कर उपयोग करना भी था। सबसे बढ़कर जल संरक्षण के क्षेत्र में हड़प्पा लोगों की उपलब्धियां विशिष्ट हैं। धोलावीरा नामक स्थल से कम 16 कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। इस प्रकार विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हड़प्पा लोगों की उपलब्धियां अनुकरणीय और सराहनीय हैं। उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की वह लुप्त नहीं हुई वरन ऐतिहासिक काल में फिर दोबारा प्रकट हुई। ब्रेड में पकाए गए ईंट, अंकमाला आदि और फिर यह भारतीय संस्कृति में घुल मिल गई। आगे हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या आरंभ से ही एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा इनके लिए प्रयुक्त शब्दावली में भी भिन्नता है।
पहले सभ्यता के पतन के लिए अंत, जान, निधन जैसी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता था, परंतु आज इन शब्दों पर आपत्ति उठाई है तथा इस बात पर जोर दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के साथ हड़प्पा परंपरा भी समाप्त नहीं हो गई, बल्कि यह अपने बदलते हुए रूप में सिंध, गुजरात, पंजाब के कई क्षेत्रों में जारी रही। अतः अब तिरोभाव अवस्था, बदलते हुए रूप शब्द का प्रयोग ज़्यादा प्रासंगिक दिखता है। आगे की पतन के कारणों का परीक्षण करने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों के पतन के कालक्रम में स्पष्ट अंतर है। जैसे मोहनजोदड़ो जैसे स्थल का पतन 2200 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, जो अंततः 2000 ईसा पूर्व तक संपन्न हो गया, जबकि दूसरे स्थल 1800 ईसा पूर्व तक चलते रहे। इसी तरह विभिन्न स्थलों के पतन के स्वरूप में भी अंतर दिखता है। मोहनजोदड़ो एवं धोलावीरा जैसे स्थलों में मृत्यु से पूर्व ही बुढ़ापे के लक्षण दिखने लग गए थे। जैसे नगर निर्माण का अनेक स्तर मिलना, पुरानी ईंटों का दोबारा प्रयोग करना, सड़कों पर अतिक्रमण होना तथा शिल्प निर्माण की गति का धीमा होना आदि। परंतु कालीबंगा, बनावली जैसे स्थलों का अवसान पूर्व यौवनावस्था में ही हो गया लगता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या करते हुए मार्टिन विहियर जैसे विद्वान ने आर्य आक्रमण की अवधारणा पर बल दिया है। उन्होंने यह घोषित किया कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्रमिक एवं दीर्घीकृत रहा, किंतु अंतः विध्वंसात्मक। उनके विचार में पारिस्थितिकीय साक्ष्यों के आधार पर इंद्र दोषी ठहरता है। फिर अपने मत के पक्ष में उन्होंने कुछ पुरातात्विक साक्ष्य प्रस्तुत किए। पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में उन्होंने मोहनजोदड़ो से प्राप्त 26 नरकंकाल, जिन पर तेज पेने अस्त्रों के घाव हैं, प्रस्तुत किए। उसी तरह वे हड़प्पा से कब्रग्रह एच का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि कब्रग्रह एच में आक्रमणकारी की ही लाश थी। अपने मत के पक्ष में वे साहित्यिक साक्ष्य भी प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने ऋग्वेद में वर्णित हरियूपिया की पहचान हड़प्पा से की है। उसी प्रकार इंद्र के लिए प्रयुक्त पुरंदर शब्द को उन्होंने आर्य आक्रमण से जोड़ा है। किंतु सूक्ष्म विश्लेषण के पश्चात ऐसा ज्ञात होता है कि मार्टिन विहियर के द्वारा प्रस्तुत पुरातात्विक साक्ष्य अपर्याप्त एवं साहित्यिक साक्ष्य संदिग्ध हैं। जहाँ महज 26 नरकंकालों के आधार पर यह सिद्ध करना कठिन है कि यह आर्यों के आक्रमण का परिणाम था, उसी तरह परवर्ती काल के अन्वेषण के द्वारा यह बात सिद्ध हो गई है कि कब्रग्रह एच में प्राप्त नरकंकाल आक्रमणकारी की लाश नहीं थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पतन के अवसर पर वह व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं था, वरन वह पतन के पश्चात आया था। अब जहाँ तक साहित्यिक साक्ष्य का सवाल है, तो इस संबंध में हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी विश्वसनीयता सिद्ध नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद किसी एक काल की रचना या संकलन नहीं है। फिर हड़प्पा सभ्यता के पतन तथा वैदिक आर्यों के आगमन के बीच लगभग 300 से 400 वर्षों का कालांतरण यानी अंतर पाया गया। फिर परीक्षण करने पर ऐसा ज्ञात होता है कि मार्टिन विहियर आर्य आक्रमण की अवधारणा के माध्यम से ब्रिटिश आक्रमण का औचित्य सिद्ध करना चाहते थे। यही वजह है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित बहस पर्यावरणीय कारकों की ओर मुड़ गई और फिर यह स्थापित किया जाने लगा कि वे नदियाँ जिनकी गोद में यह सभ्यता पनपी अतोत्गतवा इस सभ्यता के पतन का कारण बनी। यही वजह है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित बहस पर्यावरणीय कारकों की ओर मुड़ गई और फिर यह स्थापित किया जाने लगा कि वे नदियाँ जिनकी गोद में यह सभ्यता पनपी अतोत्गतवा इस सभ्यता के पतन का कारण बनी। अतः एक दृष्टि से ये नदियाँ पश्चिम के आक्रमणकारियों की तुलना में भी अधिक घातक सिद्ध हुई। इस प्रकार जल की अधिकता को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना जाने लगा और फिर इस संदर्भ में बाढ़ तथा एक विशेष प्रकार के जल उत्प्लावन पर बल दिया जाने लगा। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो के विभिन्न स्थलों से बाढ़ के प्रमाण एकत्रित किए। उसी प्रकार SR राव ने लोथल से बाढ़ के प्रमाण जुटाए,
किंतु M.R. साहनी इस बाढ़ को एक सामान्य बाढ़ नहीं मानते। उनके विचार में यह एक विशेष प्रकार का जल उत्प्लावन था। इसके लिए वे विवर्तनिक विक्षोभ को उत्तरदायी मानते थे। उनके विचार में विवर्तनिक विक्षोभ के कारण भूमि ऊपर उठ गई। इसके परिणामस्वरूप जल मोहनजोदड़ो में अवरुद्ध हो गया। मोहनजोदड़ो से रुके हुए जल का साक्ष्य मिलता है। एक अमेरिकी जल वैज्ञानिक R.L. राइक्स ने भी इस मत की पुष्टि की है, परंतु एक अन्य विद्वान T.H. लैम्ब्रिक इस मत से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि अगर इस प्रकार का कोई कृत्रिम अवरोध कायम हो भी गया होता तो भी जल अपना मार्ग स्वयं ही बना लेता। इस प्रकार धीरे धीरे यह बहस जल की अधिकता से जल की कमी की ओर मुड़ गई। T.H. लैम्ब्रिक महोदय ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन मोहनजोदड़ो के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण रहा था। उसी प्रकार घग्गर नदी का सूख जाना कालीबंगा जैसे स्थल के पतन का कारण हो सकता है। बताया जाता है कि पहले सतलुज नदी और यमुना नदी घग्गर नदी की सहायक नदियां रही थी, किंतु आगे सतलुज नदी सिंधु की ओर मुड़ गई और यमुना नदी गंगा की सहायक नदी बन गई। अतः घग्गर नदी का प्रवाह तंत्र कमजोर पड़ गया। विष्णुमित्र और गुरदीप सिंह जैसे विद्वानों ने भी जल की कमी की ओर संकेत किया है। विष्णुमित्र हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप तथा अत्यधिक खपत को उत्तरदायी मानते हैं। उन्होंने जयपुर में हिस्टोरा गांव का दृष्टांत प्रस्तुत किया और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण वहाँ जलवायु नष्ट हो गई। फिर कच्छ प्रदेश में लाखपत क्षेत्र में भी जलवायु नष्ट हो गई थी, क्योंकि मोरा बांध के निर्माण के मध्य प्राकृतिक स्रोतों का क्षरण हुआ। गुरदीप सिंह ने, जो एक महत्वपूर्ण वनस्पति शास्त्री थे, राजस्थान में सांबर, डिडवाना और पुष्कर झील से परागों का अवशेष लेकर उसका विश्लेषण किया और फिर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही थी। फिर फेयर सर्विस महोदय ने भी पारिस्थितिकीय असंतुलन को हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण निर्धारित करने का प्रयत्न किया। हाल में D.K. चक्रवर्ती ने इस संबंध में एक नई मान्यता स्थापित करने का प्रयास किया है। उनके विचार में तीसरी सहस्त्राब्दी और दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक हड़प्पा सभ्यता की नगरीय संरचना नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के बीच एक प्रकार के संतुलन पर आधारित था। नगरीय जनसंख्या के आसपास शिकारी, संग्रहकर्ता, अर्धकृषक तथा अन्य प्रकार के ग्रामीण समूह भी उपस्थित थे। फिर धीरे धीरे इस सभ्यता का विस्तार पूर्व और दक्षिण की ओर हुआ और इसके साथ ही इसका रूप परिवर्तित होता चला गया, क्योंकि इस क्षेत्र में इसका स्वाभाविक विकास न होकर यह कम विकसित समाज के ऊपर प्रतिरोपित किया गया था। अतः वह इस अविकसित शिकारी संग्रहकर्ता समूह के द्वारा निगल लिया गया, अर्थात सभ्यता के नगरीय चरण का अवसान हो गया। हड़प्पा सभ्यता के पतन के विश्लेषण के क्रम में किसी एक सामान्यकृत निष्कर्ष पर पहुंचना तर्कसंगत नहीं है। वस्तुतः सभ्यता के पतन के लिए दो तथ्यों को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। पहला, कि सभ्यता के आधारभूत तत्वों में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होना, तथा दूसरा, पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा होना। दरअसल सभ्यता के अस्तित्व का आधार एक नाजुक प्रकार के संतुलन पर स्थापित था, जो आंतरिक ब्रैट में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संतुलन तथा ब्राह्म संबंधों ब्रैट में जैसे कि दूर देशों के साथ व्यापार पर आधारित था। इस संतुलन का मूल तत्व अधिशेष उत्पादन, विकसित व्यापार, वाणिज्य था, परंतु समय समय पर आए बाढ़, वर्षा में कमी, जल प्लावन, विवर्तनिक विक्षोभ, नदियों के मार्ग में परिवर्तन आदि के कारण यह संतुलन बिगड़ गया होगा। परिणाम यह हुआ कि कृषि अधिशेष में गिरावट आने लगी और कृषि के विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई होगी, क्योंकि इस काल में किसी नवीन फसल के संकेत नहीं प्राप्त होते हैं। इसके कारण आंतरिक व्यापार खंडित हुआ एवं ब्राह्म व्यापार भी बाधित हो गया होगा। पारिस्थितिकी असंतुलन को भी पतन का एक कारक माना जा सकता है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण उस प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ गया। इसके परिणामस्वरूप शहर की जनसंख्या का पलायन संसाधन की खोज के लिए दूसरे क्षेत्र में हुआ।
अतः बस्तियों की संख्या दूसरे क्षेत्र में बढ़ने लगी। जैसे गुजरात क्षेत्र में अचानक जनसंख्या में बढ़ोतरी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जहां ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि बढ़ती जनसंख्या संसाधनों की वृद्धि की मांग करती है, क्योंकि संसाधन आपूर्ति की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके लिए तकनीकी विकास की आवश्यकता है। पुरातात्विक साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि सभ्यता के नगरीय चरण के लंबे समय में प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी में कोई विकासमूलक परिवर्तन नहीं दिखता है। आगे की इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के पतन को न तो आकस्मिक माना जा सकता है और न ही इनकी व्याख्या मात्र किसी ब्रह्म आक्रमणकारी के अभियान का प्रतिफल माना जा सकता है। एक विस्तृत क्षेत्रफल में फैले इस सभ्यता के ह्रास को एक घटना की बजाय प्रक्रिया के रूप में देखा जाना ज़्यादा युक्तिसंगत लगता है। इन अर्थों में जहाँ पतन की प्रक्रिया सभ्यता के विनाश की ओर नहीं बल्कि शहरीकरण के ह्रास की ओर संकेत करती है। अतः जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव एक दीर्घकालिक सांस्कृतिक आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम था, उसी प्रकार पतन की प्रक्रिया को भी स्वाभाविक, निरंतर तथा दीर्घकालिक समझा जाना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में नया मत भारत एवं पाकिस्तान के शोधकर्ता ने मिलजुल कर शोध कार्य किया तथा भारत एवं पाकिस्तान के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में खुदाई तथा अन्वेषण कर 2012 में सभ्यता के पतन के विषय में एक नई अवधारणा को स्थापित करने का प्रयत्न किया। वह अवधारणा है हड़प्पा सभ्यता के पतन में मानसून की भूमिका। उनके विचार में लगभग ईसा पूर्व 10,000 में उत्तर पश्चिम में मानसून अत्यधिक प्रबल था, जिस कारण से जहाँ की जो वर्षा की जो मात्रा थी वो इतनी अधिक थी कि वहाँ किसी भी सभ्यता का विकास संभव नहीं था। किंतु 5,000 ईसा पूर्व तक मानसून थोड़ी पश्चिम की ओर खिसक गया। इस कारण से वर्षा की मात्रा उस स्तर पर आ गई जिससे सभ्यता का विकास संभव था। फिर एक उन्नत सभ्यता का विकास हुआ, किंतु आगे मानसून और भी पश्चिम की ओर खिसक गया, जिस कारण से वर्षा की मात्रा अत्यधिक कम हो गई और फिर सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। आगे हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या में प्रचलित विभिन्न कारकों का परीक्षण कीजिए। तो इसका हम आंसर करते हैं कि आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के उद्भव तथा पतन का मुद्दा प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। इसका कारण है आवश्यक अध्ययन स्रोत की कमी। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा लिपि अब तक नहीं पढ़ी जा सकी है, और जबकि पुरातात्विक साक्ष्य राजनीतिक एवं सामाजिक कारकों पर प्रकाश नहीं डालते। अतः हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या ब्रह्म आक्रमण, जलवायु संबंधी कारक, पर्यावरणीय कारक, विवर्तनिक विक्षोभ, मेसोपोटामियाई व्यापार का पतन जैसे विभिन्न कारकों के परिप्रेक्ष्य में की जाने लगी। ओके, किंतु कोई भी एक कारक हड़प्पा सभ्यता के पतन की समुचित व्याख्या नहीं करता और कर भी नहीं सकता, क्योंकि एक कारण किसी भी सभ्यता के पतन का नहीं हो सकता। मार्टियल वियर ने सभ्यता के पतन की व्याख्या आर्य आक्रमण के संदर्भ में करने का प्रयास किया। आरंभ में तो उन्होंने उस सभ्यता के पतन के लिए पूरी तरह आक्रमण को ही उत्तरदायी माना था, किंतु बाद में उन्होंने अपने विचार में थोड़ा संशोधन किया और यह घोषित किया कि इस सभ्यता का पतन क्रमिक एवं दीर्घीकृत रहा, किंतु अंत खत्म यानी विध्वंसात्मक। फिर अपने मत के पक्ष में उन्होंने कुछ पुरातात्विक एवं साहित्यिक प्रमाण जुटाए। पुरातात्विक प्रमाण के रूप में वे मोहनजोदड़ो से प्राप्त 26 नर कंकाल तथा पंजाब से प्राप्त कब्रगृह एच संस्कृति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार साहित्यिक साक्ष्य के रूप में उन्होंने ऋग्वेद में वर्णित हड़प्पा यानी हड़प्पा तथा पुरंदर ब्रेट में इंद्र का दृष्टांत प्रस्तुत किए थे, किंतु उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए पुरातात्विक प्रमाण अपर्याप्त हैं तथा साहित्यिक साक्ष्य संदिग्ध हैं। अतः सभ्यता के पतन से संबंधित बहस पर्यावरणीय कारकों की ओर मुड़ गई तथा ऐसा माना जाने लगा कि जिन नदियों की गोद में यह सभ्यता पनपी थी, वे नदियां ही इसके पतन के लिए उत्तरदायी हुई। अब जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो से बाढ़ के प्रमाण जुटाए, वहीं SR राव ने लोथर और भगतराव में बाढ़ के साक्ष्य प्रस्तुत किए, किंतु इस संदर्भ में MR साहनी तथा RL राइक्स का विचार थोड़ा अलग है। उनका मानना है कि यह कोई साधारण किस्म की बाढ़ तो थी नहीं, ठीक है, वरन एक विशिष्ट प्रकार का जल उत्प्लावन था, जिसका कारण था विवर्तनिक विक्षोभ। और उनके विचार में इस विवर्तनिक विक्षोभ के कारण सिंधु नदी का जल मोहनजोदड़ो में अवरुद्ध हो गया तथा वहाँ एक विशेष प्रकार की झील बन गई, किंतु यह विचार HT लैम्ब्रिक को तार्किक नहीं लगता। उनका मानना है कि अगर इस प्रकार का कोई कृत्रिम अवरोध उत्पन्न हो गया था
तो जल अपना मार्ग समय बना लेता है ना, निर्मित कर सकता था। इसलिए उनके विचार में सभ्यता के पतन का मुख्य कारण है नदियों का मार्ग परिवर्तन तथा घग्गर नदी का सूख जाना। बताया जाता है कि पहले सतलज और यमुना दोनों घग्गर की सहायक नदियां थीं, किंतु सतलज सिंधु नदी की ओर मुड़ गई और यमुना गंगा की ओर मुड़ गई। अतः निश्चित रूप में जल की कमी होगी। अब अगर हम उपयुक्त मतों का परीक्षण करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि चाहे वह बाढ़ हो या विवर्तनिक विक्षोभ हो या फिर नदी का मार्ग परिवर्तन, यह संपूर्ण सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता। कोई एक कारण, अभी इसका पूरा सार यही है कि कोई एक कारण सभ्यता के पतन का कारण नहीं हो सकता। हाल के कुछ दशकों में पर्यावरणीय कारकों पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है और गुरदीप सिंह नामक वनस्पति शास्त्री ने राजस्थान में सांबर, डिडवाना और पुष्कर झील से लिए गए कुछ परागों का अन्वेषण या फिर अध्ययन कर यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि लगभग 1800 ईसा पूर्व तक इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा अत्यधिक कम हो गई थी, किंतु हाल में किए गए शोधों ने इस अवधारणा को अस्वीकार कर दिया है। इसके अनुसार इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा में ह्रास 1800 ईसा पूर्व में न होकर 4100 ईसा पूर्व में ही आरंभ हो गया था। इसलिए इस सभ्यता के पतन में इस कारक पर अधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ फेयर सर्विस महोदय ने पारिस्थितिकीय असंतुलन को इस सभ्यता के पतन का महत्वपूर्ण कारक माना तथा इस असंतुलन का कारण बताया हड़प्पाइयों द्वारा संसाधनों का व्यापक दोहन। किंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उस समय जनसंख्या का घनत्व मात्र 6 व्यक्ति प्रति वर्ग मील था। अतः क्या यह मानना उचित है कि संसाधनों का इतना व्यापक स्तर पर दोहन हुआ? हाल में श्रीन रत्नाकर ने मेसोपोटामी व्यापार के पतन पर अत्यधिक बल दिया है तथा इसे हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण करार दिया है, किंतु यह मत इसलिए तार्किक नहीं लगता कि हमारे पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि मेसोपोटामिया व्यापार की व्यापकता क्या थी। अब साथ ही यह सिद्ध करना भी कठिन है कि मेसोपोटामिया व्यापार का पतन नगरीय चरण के पतन का कारण था या फिर परिणाम था। अतः पतन से संबंधित चर्चा में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले 2 कारकों पर गौर करना आवश्यक है। प्रथम, विभिन्न स्थलों के पतन के स्वरूप में अंतर है तथा विभिन्न स्थलों के पतन की कालावधि में भी अंतर है। फिर हड़प्पा सभ्यता एक व्यापक क्षेत्र में फैली हुई थी। इसका विस्तार बलूचिस्तान के मरुस्थलीय क्षेत्र से लेकर गंगा जमुना के दोआब क्षेत्र तक था। इसलिए इतने विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए स्थलों के पतन के लिए कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं हो सकता या नहीं होगा, वरन अलग अलग स्थलों के लिए अलग अलग कारण उत्तरदायी रहे होंगे। इनके अतिरिक्त जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण एक सूक्ष्म संतुलन पर आधारित था। इसे बनाए रखने में राजनीतिक एवं सामाजिक कारक की भी भूमिका रही होगी। अतः राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था में आने वाला कोई भी व्यवधान नगरीय संस्थान के पतन के लिए उत्तरदायी हो सकता है, परंतु पुरातात्विक साक्ष्य इस राजनीतिक अथवा सामाजिक कारक की सूचना नहीं दे पाता। आगे हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या निम्न कारकों के संदर्भ में की गई है, किंतु इनके पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था। फर्स्ट है आर्य आक्रमण, सेकंड है बाढ़ एवं विवर्तनिक विषयों से उत्पन्न जल उत्प्लावन, थर्ड है जल की कमी तथा पर्यावरणीय संतुलन और 4 है मेसोपोटामिया व्यापार का पतन। हम निष्कर्ष देखें तो अलग अलग स्थलों के पतन के लिए अलग अलग कारण उत्तरदायी थे। सेकंड है कि उस संतुलन का बिगड़ जाना जिस पर हड़प्पा नगरीकरण टिका हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्रमिक और दीर्घीकृत रहा किंतु अतः विध्वंसात्मक। क्या आप मार्टिन वीयर के इस विचार से सहमत हैं? तो इसका आंसर है कि पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है। मार्टिन वीयर ने हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या आकस्मिक निधन के रूप में की है, किंतु परवर्ती काल के शोधों से यह सिद्ध कर दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक निधन नहीं हुआ परंतु रूप परिवर्तन हुआ, अर्थात सभ्यता नगरीय चरण से ग्रामीण चरण में आ गई। ओके, हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या में मार्टिन वीयर ने आर्याक्रमण का सिद्धांत दिया है। आरंभ में तो उन्होंने पतन की व्याख्या पूरी तरह आक्रमण के संदर्भ में करने का प्रयास किया, किंतु
फिर उन्होंने अपने विचार में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाते हुए जो है घोषित किया कि इस सभ्यता का पतन क्रमिक और दीर्घीकृत था, किंतु अंत विध्वंसात्मक। दूसरे शब्दों में तकनीकी अथवा जलवायु संबंधी कारकों के कारण सभ्यता पहले से ही पतन की ओर उन्मुख थी, किंतु आर्य आक्रमण ने इसे पूरी तरह समाप्त ही कर दिया। किंतु जहाँ मार्टिन लुथियर के विचार में दो सीमाएं उभर कर आती हैं। प्रथम, आर्य आक्रमण की अवधारणा को सिद्ध करना अत्यधिक कठिन है। यह अवधारणा ऋग्वेद के उदाहरण से विकसित की गई है। पुरातत्व इसकी पुष्टि नहीं करता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 26 नरक कंकाल, जिसका दृष्टांत वहीर महोदय ने प्रस्तुत किया है, जो सिद्ध नहीं करते कि उनकी हत्या आर्यों के द्वारा की गई थी। फिर ये नरकंकाल भी किसी एक काल के नहीं है, अपितु भिन्न भिन्न कालों से संबंध है। अब साथ ही गौर करने की बात यह भी है कि दुर्ग क्षेत्र से जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे, कोई नरकंकाल प्राप्त नहीं हुआ है। अब जहाँ तक कब्रगृह संस्कृति का सवाल है, तो इसे आक्रमणकारी से जुड़ी हुई संस्कृति नहीं माना जा सकता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद इस संस्कृति का विकास हुआ था। वीहर महोदय के मत की दूसरी सीमा है, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन को आकस्मिक निधन के रूप में प्रस्तुत किया है, जबकि परिवर्ती काल के शोधों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह सभ्यता लुप्त नहीं हुई, वरन परिवर्तित रूप में आगे तक चलती रही। इसलिए इसे प्रवर्ती हड़प्पा चरण का नाम दिया गया है। उपयुक्त सीमाओं के कारण ही हम हिलर महोदय की इस मत से सहमत नहीं हो सकते कि इस सभ्यता का अंत विध्वंसात्मक था। आगे हमारे क्वेश्चन है कि क्या हड़प्पा सभ्यता का अकस्मात अंत हुआ, अचानक हुआ, या फिर अगर नहीं तो इस सभ्यता में आपका क्या, तो इस संबंध में है ना, इस संदर्भ में आपका क्या विचार है। इसका आंसर है कि आवश्यक अध्ययन सामग्री की कमी के कारण हड़प्पा सभ्यता के उद्भव तथा पतन का मुद्दा प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। आरंभ में इस सभ्यता के पतन के खिलाफ से शब्द अथवा निधन शब्द का प्रयोग किया जाता रहा था, तथा इसकी जो व्याख्या है वह आक्रमण या फिर प्राकृतिक आपदा अथवा महामारी जैसे कारकों के संदर्भ में की। किंतु नवीन शोधों ने इस अवधारणा को अस्वीकार कर दिया है। मार्टिन लुथियर ने आर्य आक्रमण के संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने घोषित किया कि इसका अंत विध्वंसात्मक था। अपने मत के पक्ष में वे मोहनजोदड़ो से 26 नरकंकाल तथा हड़प्पा से कब्रगृह एच का दृष्टांत देते हैं, किंतु मूलतः वे साहित्यिक साक्ष्य पर निर्भर है तथा ऋग्वेद में वर्णित हरिप्रिया एवं पुरंदर जैसे उदाहरण के माध्यम से अपने मत को पुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनके द्वारा प्रस्तुत पुरातात्विक साक्ष्य अपर्याप्त हैं एवं साहित्यिक साक्ष्य संदिग्ध। नवीन शोधों के आधार पर यह बात स्थापित हो चुकी है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन और वैदिक आर्यों के आक्रमण के बीच लगभग 300 से 400 वर्षों का कालांतराल है, यानी अंतर है। फिर कुछ विद्वान बाढ़, भूकंप अथवा महामारी को इस सभ्यता के आकस्मिक निधन के लिए उत्तरदायी मानते हैं, किंतु जहाँ स्मरणीय है कि प्रयुक्त कारक कुछ स्थलों के पतन के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, संपूर्ण सभ्यता के लिए नहीं हो सकते। फिर जहाँ आकस्मिक निधन जैसी अवधारणा को स्वीकार करना उचित ही नहीं है, क्योंकि सभ्यता के पतन का अर्थ महज नगरीकरण का पतन था, सभ्यता की समाप्ति नहीं। अब यह सभ्यता परिवर्तित रूप में आगे तक चलती रही है। उसकी जो लक्षण है, उसकी विशेषताएं, वो आज की सभ्यता में भी मौजूद हैं। आगे कि आज हड़प्पा सभ्यता के पतन में आकस्मिक निधन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि हड़प्पाई परंपरा समाप्त नहीं हुई, वरन यह परिवर्तित रूप में आगे भी चलती रही। इसे प्रवर्ती हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। प्रवर्ती हड़प्पाई संस्कृति को हम 5 उपक्षेत्रों में बांटकर देख सकते हैं, यथा सिंध क्षेत्र, पश्चिमी पंजाब, बहावलपुर, पूर्वी पंजाब और हरियाणा, कच्छ व सौराष्ट्र का क्षेत्र तथा गंगा जमुना दोआब का क्षेत्र। अब सिंध में आमरी, चहुंदड़ो आदि क्षेत्र में एक क्षत्रिय संस्कृति के रूप में झुंकर संस्कृति का विकास हुआ। पश्चिमी पंजाब और बहावलपुर में कब्रगृह एच संस्कृति विकसित हुई। सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि जहाँ पंजाब और बहावलपुर के क्षेत्र में बस्तियों की संख्या कम हुई, वहीं हरियाणा, गुजरात और गंगा जमुना दोआब के क्षेत्र में बस्तियों की संख्या में विस्तार हुआ।
अब यही वजह है कि आज हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में आकस्मिक निधन जैसी अवधारणा ने अपना औचित्य ही खो दिया है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के जो पतन है वो पर्यावरण के निम्नीकरण के कारण हुआ था, न कि आर्यों के आक्रमण के कारण। इस कथन का विवेचन कीजिए। तो इसका आंसर है आवश्यक अध्ययन सामग्री की कमी के कारण हड़प्पा सभ्यता के उद्भव तथा पतन के संदर्भ में निरंतर विवाद चलता रहा है। आरंभ में मार्टिन वियर जैसे ब्रिटिश विद्वान ने सभ्यता के पतन में आर्य आक्रमण जैसी अवधारणा को बल प्रदान किया, परंतु इस संबंध में दिए गए साहित्यिक साक्ष्य अस्पष्ट हैं, जबकि पुरातात्विक साक्ष्य अपर्याप्त हैं, पूर्ण नहीं है। इसलिए यह धारणा विश्वसनीय ही नहीं लगती। दूसरी तरफ हाल में पर्यावरणीय निम्नीकरण जैसी अवधारणा जोर पकड़ने लगी है। फेयर सर्विस ने पर्यावरणीय कारक पर बल देते हुए यह कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक खपत इस सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी रहा। विष्णु मित्र नामक विद्वान ने इस मत पर बल दिया कि प्रकृति में मानव के अत्यधिक हस्तक्षेप ने इस सभ्यता के पतन का रास्ता तैयार किया। अमलानंद घोष राजस्थान क्षेत्र में बढ़ते हुए सूखा को इस सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। उसी प्रकार एक वंशपति शास्त्री गुरुदीप सिंह ने सांबर, दिदवाना और पुष्कर झील में पौधों के परागों का अध्ययन कर इस निष्कर्ष पर आया कि लगभग 1900 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा में कमी हो गई थी। इसके अतिरिक्त जैसा कि हमें ज्ञात होता है कि पर्यावरणीय कारकों का सामना करने के क्रम में हड़प्पाई लोगों का पश्चिमी से पूर्व की ओर क्रमिक पलायन हो रहा था। परंतु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग प्रकार की जलवायु संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए केवल पर्यावरणीय निम्नीकरण को सभी स्थलों के पतन के लिए एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता है, परंतु इतना तो कहा ही जा सकता है कि विभिन्न कारकों के बीच यह कारण निश्चित ही सबसे प्रभावी कारण है। जहाँ तक ब्रह्म आक्रमण की बात है तो इसे कारण न मानकर परिणाम के रूप में देखा जाना चाहिए। आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रभाव को रेखांकित कीजिए। तो इसका आंसर है कि इसके आंसर में फर्स्ट पॉइंट है कि भारत में प्रथम नगरीय क्रांति समाप्त हो गई और दूसरी नगरीकरण के लिए भारतीय उपमहाद्वीप को आगामी 1000 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। सेकंड पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु संबंधी कारणों से हुआ था, अतः जनसंख्या का पूर्व की तरफ पलायन हुआ। इसके साथ नए कृषि भूमि का विकास हुआ तथा पूर्व की तरफ बस्तियों की संख्या बढ़ने लगी। थर्ड पॉइंट है अब हड़प्पाई शिल्पी ग्रामीण क्षेत्रों में चले गए तथा उनका प्रसार अन्य क्षेत्रों में भी हुआ। इसके परिणामस्वरूप नए क्षेत्र में तांबे एवं चौक का प्रचलन आरंभ हुआ और ऐसा देखा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में ताम्रपाषाणकालिक बस्तियों की संख्या बढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का महत्व एवं विरासत। फर्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का प्रथम महत्व इस बात में निहित है कि यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। सबसे बढ़कर यह विश्व के उन गिने चुने क्षेत्रों में शामिल थी जिन्होंने नगरीकरण से पहला साक्षात्कार किया, जिसके महत्व में आता है। सेकंड पॉइंट है कि अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात भी नगरीकरण का तर्जुबा समाप्त नहीं हुआ। वर्ण गंगा घाटी के द्वितीय नगरीकरण में भी अप्रत्यक्ष रूप से इस अनुभव की भूमिका रही। महत्व एवं विरासत दोनों है। थर्ड पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही थी उनकी उन्नत नगर निर्माण योजना। यद्यपि जैसा ही कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, किंतु उनकी विकसित नगर निर्माण योजना ने प्रवर्ती काल में नगरीय संरचना के स्वरूपों को प्रभावित किया, जिसकी महत्व विरासत है। फोर्थ पॉइंट है हड़प्पाई लोग शिल्प विकास की बेहतर स्थिति में थे। उन्होंने प्रशस्त्र के बेहतर किस्म को फलकों का उपयोग किया। फिर वे तांबे के बेहतर उपकरणों के साथ साथ कांसे के उपकरणों का भी प्रयोग करते रहे। आगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात हड़प्पाई लोगों के तकनीकी ज्ञान का प्रसार ग्रामीण लोगों में हुआ। अतः हड़प्पाई लोगों के संपर्क से अविकसित क्षेत्रों में कुछ समृद्ध ग्रामीण बस्तियों का विकास हुआ। सबसे बढ़कर हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में ताम्रपाषाणकालिक के बस्तियों का तीव्र विस्तार यह दर्शाता है कि हड़प्पाई लोगों ने तांबे के ज्ञान को फैलाया और यह इसका महत्व और विरासत दोनों है।
आगे हमारा 5 पॉइंट है कि कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में भी हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2 फसलों की खेती, हल का प्रयोग आदि हड़प्पाई लोगों का कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान है। उसी प्रकार हड़प्पाई लोगों ने एक ही साथ कई फसलों की खेती आरंभ की। फसलों की विविधता हड़प्पाई कृषि अर्थव्यवस्था की देन है। उदाहरण गेहूं, जौ, मटर, सरसों, चना, कपास आदि। आगे इन फसलों का प्रचलन भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में होता रहा, जिसका महत्व विरासत दोनों है। हमारा 6 पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता ने भारतीय उपमहाद्वीप को तकनीकी तथा वैज्ञानिक ज्ञान की एक विरासत प्रदान की है। उदाहरण के लिए हड़प्पाई लोग अंकगणित एवं ज्यामिति की दृष्टि से बेहतर स्थिति में थे। उन्हें दशमलव तथा द्विभाजन प्रणाली का भी ज्ञान था और इसके अतिरिक्त उन्होंने मृदभांडों के निर्माण में चाक का प्रयोग आरंभ किया। चाक के प्रयोग से गाड़ी के चक्के का निर्माण भी संभव हुआ। फिर हड़प्पाई लोग मानक माप पाठ तथा मोहरों का उपयोग करते थे। किसी न किसी रूप में इनका प्रयोग आगे भी होता रहा। उसी प्रकार हड़प्पाई लोगों को धातु की ढलाई पद्धति का ज्ञान था। उनके इस ज्ञान से अगली पीढ़ी के लोगों ने भी लाभ उठाया और जिसका महत्व और विरासत दोनों है। हमारा 7 पॉइंट है कि हड़प्पाई लोगों का खान पान, वेशभूषा तथा रहन सहन आगे भारतीय जीवन पद्धति का अंग बन गया। हड़प्पाई समाज में हमें भारतीय समाज का आधारभूत ढांचा विकसित होता हुआ दिखता है। हड़प्पाई समाज एक द्विभाजित समाज था। एक तरफ शासक वर्ग एवं पुरोहित वर्ग से संबंधित लोग थे तो उत्पादन में प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं लेते थे, वहीं दूसरी तरफ व्यापारी थे, शिल्पी थे, लिपिक थे, श्रमिक थे। ये जो वर्ग थे ये लोग जिनका उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान था, ये उत्पादन करते थे। उसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या कृषक एवं पशुपालकों की थी। आगे ये सभी वर्ग भारतीय जीवन में घुल मिल गए। समत हड़प्पाई पुरोहित वर्ग ने भारतीय धर्म को आनुष्ठानिक रूप देने में अहम भूमिका निभाई और जिसका महत्व और विरासत दोनों है। आगे हमारा 8वां पॉइंट है कि वर्तमान हिंदू धर्म बहुत हद तक हड़प्पाई धर्म का ऋणी है। माता देवी की उपासना, पशुपति शिव की उपासना, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, अग्नि पूजा, जल पूजा, भक्ति एवं परलोक जैसी अवधारणा सभी हड़प्पाई सभ्यता के धार्मिक जीवन के अंग थे। आगे चलकर ये वैदिक धर्म के साथ घुल मिल गए, अतः लगभग 8वीं सदी तक सिंधु धर्म का विकास हुआ, जिसका महत्व और विरासत दोनों है। हमारा 9 पॉइंट है भारतीय कला के विकास में भी हड़प्पाई कला का योगदान माना जा सकता है, न फिर माना जाता है। वर्तमान में बनाई जाने वाली मृण मूर्तियाँ भी हमें हड़प्पाई मृण मूर्तियों की याद दिलाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पाई लोग बड़े उद्धर वाले मानव मृण मूर्तियाँ बनाते थे और जैसे भारतीय मृण मूर्तियों की प्रमुख विशेषता बन गई। हमें पशु मृण मूर्तियों के निर्माण में भी समानता दिखती है। अगर गौर से देखा जाए तो हड़प्पाई लोग मृण मूर्तियाँ संभवतः अशोक के अभिलेखों में चित्रित पशु मूर्तियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। हड़प्पाई लोगों द्वारा निर्मित इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी वर्तमान में भी भारत के सड़कों पर देखे जा सकते हैं और जिसका महत्व और विरासत दोनों है। हमारा 10 नंबर पॉइंट है हड़प्पाई लोगों की दृष्टि व्यवहारिक एवं उपयोगितावादी थी। हड़प्पाई शासक वर्ग के लोगों ने राज्य के स्मारकों के निर्माण में संसाधनों का अपव्यय नहीं किया। जैसा कि हम समकालीन मेसोपोटामिया में जिगुरत के निर्माण तथा समकालीन मिस्र में पिरामिडों के निर्माण के रूप में देते हैं। एक तरफ जहाँ समकालीन मिस्र मेसोपोटामिया में शासक वर्ग के लोग अपने ऐश्वर्य में संसाधनों का अपव्यय करते थे, जबकि जनता कच्चे मकानों में रहती थी, वहीं हड़प्पाई शासक वर्ग के लोगों ने शासकीय स्थापत्यों के निर्माण में रुचि नहीं दिखाई, बदले में जन सामान्य के रहन सहन में जीवन स्तर को ऊंचा उठाया और जिसका महत्व है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में हड़प्पा सभ्यता की व्यापक विरासत देखी जा सकती है। सबसे बढ़कर इस सभ्यता का महत्व इस बात में भी निहित है कि जब भी हम इतिहास के पन्नों को उल्टते हैं तो हमें इस बात का गौरव होता है कि हम विश्व के उन गिने चुने समुदायों में हैं जिन्होंने सर्वप्रथम एक नगर सभ्यता की दहलीज पर कदम रखा।